पाठ 15वां नीलकंठ। लेखिका महादेवी वर्मा जी। बच्चों, यहाँ हमें जानना है कि महादेवी वर्मा लेखिका होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी प्रतिभावान कवयित्री भी थी। उनकी लिखी हुई कई कविताएं बच्चों को पढ़ने के लिए दी गई है। यहाँ नीलकंठ नाम के एक मोर के बारे में यह एक रेखा चित्र है। उनके कई रेखा चित्र प्रसिद्ध है। प्राणियों पर लिखे गए रेखा चित्रों में से गिल्लू जो गिलहरी पर लिखा गया है, गौरा गाय पर लिखा गया है और सोना एक सुंदर मोरनी पर सोना एक हिरनी पर लिखा गया रेखा चित्र है। ये सारे जानवर उन्होंने पाल रखे थे। ये उनके अपने अनुभव से लिखा है। यहाँ नीलकंठ की कहानी वे हमें बता रही है। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। क्योंकि महादेवी वर्मा जी को प्राणियों से, पंछियों से बेहद लगाव था, तो उन्हें लगा कि वहाँ जाकर देख लेना चाहिए कि उन्हें कोई पसंद आता है या नहीं। ये एक बात पहले से बता दे कि उन्होंने कभी कोई जानवर अपने स्वार्थ हेतु नहीं पाला। जैसे मुर्गियाँ अंडे देती है इसलिए मुर्गियों को पालना, या और कोई जानवर जिसको मारकर खाया जा सके, ऐसे किसी जानवर को अपने स्वार्थ हेतु नहीं पाला। ज़्यादातर इर्द गिर्द के गाँव में से, आजू बाजू के गाँव से लोग कोई जख्मी जानवर उनके पास ला कर देता था और वो उन जानवरों को खुशी खुशी पाल लेती थी। तो एक दिन ऐसे ही किसी अतिथि को स्टेशन पहुंचाने वो जा रही थी, तो आते वक्त उन्हें चिड़ियों और खरगोशों की दुकान जो एक मियाँ चलाते थे उसका ख्याल आया और ड्राइवर से उन्होंने कहा, चलो उस ओर जाते हैं, देखते हैं और कोई नया पशु पक्षी है या नहीं। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। ये बड़े मियाँ लेखिका महादेवी वर्मा जी से कहते हैं कि पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल ले। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। जो बड़े मियाँ थे वह लेखिका महादेवी जी का पशु प्रेम, प्राणी प्रेम, पक्षी प्रेम जानते थे। तो एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे जब पकड़ लाया तो उन्होंने उसे खरीद लिया। लोग ऐसे तो मोर को खरीदते हैं क्योंकि मोर के पंजों से दवा बनती है, मतलब उसने मारा जाएगा। तो बड़े मियाँ ने सोचा इस तरह से पंछियों को मारना ठीक नहीं है। तो लेखिका जी ने पूछा था ना, तो उन्हें ही क्यों न दूं। इसीलिए उन्होंने इन दोनों मोर और मोरनी को महादेवी जी के लिए रख दिया। और वो कहते हैं कि ये जो कम रोजगार है, इस तरह से पक्षियों को पालना और उन्हें बेचना बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि पेट भरने के लिए लोगों को ऐसे बुरे काम करने पड़ते हैं। पंछियों को मारा जाता है, ये पाप माना जाता है।
बड़े मियाँ के भाषण के तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है, मतलब वो रुकेंगे नहीं, बताते ही जाएंगे, कहते ही जाएंगे। सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से, इस सच्चाई से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? लेखिका जानती थी कि बड़े मियाँ बात करने से रुकने वाले नहीं हैं, इसलिए उन्होंने बीच में पूछा कि कहाँ रखे हैं वो मोर के बच्चे। बड़ी मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुँची जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। वहाँ एक तार का पिंजरा था जिसमें मोर और मोरनी को रखा गया था। वो पिंजरा इतना छोटा था कि कैसे लग रहा था, पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी, शावक मतलब बच्चे जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे, जैसे उन्हें किसी ने वहाँ एकदम फिट कर दिया हो और उस चौकोन जाली में वो हिलडुल नहीं सकते थे। इसीलिए लेखिका ने कहा कि वो ऐसे लगते थे, यानी चित्र हो, फ्रेम की जाली में जड़े हुए चित्र हो। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। बड़े मियाँ बोलते जा रहे थे, ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपये लिए। तो मोर और मोरनी के लिए बड़े मियाँ ने चिड़ी मार को 30 रुपये दिए और 30 रुपये उन छोटे तीतर जैसे दिखने वाले पक्षियों के लिए बहुत थे, ऐसा उसका मानना था। 12 कहा, भाई जरा सोच लो, 12 यानी बार बार। अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी तो है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर वह मुंशी क्यों सुनने लगा। बड़े मियाँ कहते हैं कि मैंने उसे कहा कि अब ये मोर जैसे दिखते हैं, मोर मोरनी है, ऐसा तू बता रहा है, लेकिन मोर की जो खासियत है, उसके सुंदर पंख, कलगी, उनका रंग, ग्रीवा, सतरंगी इंद्रधनुष जैसे पूरा मंडलाकार करता हुआ पंख होते हुए पंख, ये कुछ भी अभी इसमें नहीं है, तो इतने पैसे तो क्यों मांग रहे हैं। पर वो मेरी बात नहीं सुनता रहा। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे, आप जो योग्य समझे, आप मुझे इसके पैसे दे दें। अस्तु, मतलब जाने दो। 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। लेखिका कहती है कि वो जो पक्षी थे छोटे से पिंजरे में बंद, वह पहले तो एक फ्रेम की तरह लग रहे थे, एकदम निर्जीव, कहीं कोई हिलना डुलना नहीं। लेकिन लेखिका ने जैसे ही उसे खरीद कर अपने कार में रख दिया तो वह चित्र जीवित हो उठा और वो पक्षी यहाँ वहाँ थोड़ा सा हिलने लगे। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। इस तरह मोर और मोरनी के लेखिका द्वारा खरीदने पर उन पक्षियों को भी खुशी थी। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। घर में जो अन्य सदस्य थे उन्होंने कहा कि ये मोर के बच्चे हो ही नहीं सकते, ये तीतर है और तुम्हें चिड़ी मारने, माफ़ करना गुरुजी, बड़े मियाँ ने ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुर्ख आपके पर लगे हैं? है तो पक्षी ही, ठीक है, तीतर तो तीतर, मोर के पंख कहाँ सुर्ख आपके है, कुछ अजीब अलग सोने के, तो ठीक है, जैसा है मैंने उसे खरीद लिया। अगर मोर है तो ठीक है, तीतर है तब भी मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। उन दोनों पक्षियों के प्रति लेखिका के मन में और प्यार जागृत हो उठा। वैसे भी महादेवी वर्मा जी को पक्षियों प्राणियों से विशेष लगाव था। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उनका दरवाज़ा खुला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा।
इस तरह से उनके खाने की व्यवस्था की गई। लेखिका जानती थी कि पिंजरे में जो अब तक वो बंद थे दोनों पक्षी, तो उनके खाने की व्यवस्था कुछ ठीक नहीं हुई होगी, भूखे होंगे। इसीलिए पहले तो उन्हें पिंजरे से बाहर एक कमरे में, जहाँ वो महादेवी जी लिखती थी अपने लेख कविताएं, वहाँ उन्हें खुला रख दिया गया और उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। लेखिका की एक टोकरी थी, तो अभी तो वो मोर बने नहीं थे, वो छोटे पक्षी थे, बच्चे थे, शावक। तो इतने छोटे पक्षी, उन्होंने अपना घर कहाँ बना लिया? लेखिका के रद्दी की टोकरी में। लेखिका लिखती थी और जहाँ रद्दी के कागज रखती थी, उस कागज को उन्होंने अपना टोकरी को घर माना और उसी में अंत में आकर बैठ गए। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। यहाँ वहाँ जाने के बाद कभी अलमारी के पीछे, कभी मेज के नीचे, और अंत में वो टोकरी में बैठ जाते। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे, प्रकट होने लगे। कभी मेज पर आते, कभी कुर्सी पर आते और सिर पर भी बैठ जाते। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। लेखिका के घर कई पशु पक्षी थे। उनके यहाँ एक बिल्ली भी थी। लेखिका जानती थी कि चित्रा नाम की जो बिल्ली थी, उसे इन मोर और मोरनी का पता लग सकता था, और उसका क्या परिणाम होगा, तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं, क्योंकि शायद वो उसे मार देती। वैसे तो वो कहते हैं, महादेवी जी कहती है कि चूहे भी वो नहीं मारती थी, चूहे पर भी आक्रमण नहीं करती, पर यहाँ अलग बात थी। मोर और मोरनी का लेखिका पर अपना अधिकार जमाना उस चित्रा नाम की मार्जरी को पसंद न था, बिल्ली को। परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों, मतलब चित्रा की दृष्टि से, ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले, यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। बिल्ली है तो क्या हुआ, पशु पक्षी भी बड़े पजेसिव होते हैं। उन्हें लगता है कि ये मेरे है, मालकिन मेरी है, और इसमें अगर किसी का हिस्सा हो तो वो उसे ज़रा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसीलिए लेखिका ने अपने लिखने के कमरे का दरवाज़ा बंद रखा। पर जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, तो चिड़ियाखाने में जिस तरह से पक्षियों को रखा जाता है और जिस तरह की हरकतें वो करते हैं, तो वो देखकर लेखिका ने सोचा इन्हें यहाँ रखना ठीक नहीं। तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुँचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। जहाँ बाकी के जीव जंतु रहते हैं, ऐसे ही एक जाली का बड़ा पिंजरा था, उसमें उन दोनों पक्षियों को उन्होंने रखना पसंद किया। दोनों नव आगंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसे नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। जब कोई नया परिवार में आता है, सभी अन्य सदस्य उसे देखना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं। उसी प्रकार जब कोई नववधू, नई नवेली दुल्हन परिवार में आती है, तो जिस तरह से लोग उसका स्वागत करते हैं, परिवार के अन्य सदस्य उसे देखते हैं, देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उसी प्रकार यहाँ बाकी के पशु पक्षी वर्तन ही कर रहे थे। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े। उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागिनी अलापने लगे। जो बड़े खरगोश थे, सभ्य सभासदों के समान, मेंबर्स के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। जो खरगोश थे वो सभ्य थे, ऐसा उन्होंने दिखाया, और एक लाइन से कतार में बैठकर ध्यान से
मोर मोरनी का निरीक्षण करने लगे। जो छोटे खरगोश थे वो कैसे थे? ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। लेखिका कहती है, एक आंख बंद करने से किसी चीज़ को हम बारीकी से देख सकते हैं। मानो उसी तरह से तोते उन दोनों पक्षियों को देखने के लिए एक आंख बंद कर परीक्षण करने लगे। और ये सारी परिस्थिति ऐसी थी मानो कोई भूचाल आ गया हो। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प, काया यानी शरीर, कल्प यानी चंच, बदलाव, वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। हम जानते हैं कि छोटी सी इल्ली होती है और उससे वो अपने इर्द गिर्द एक कोश बना लेती है और उस कोश को तोड़कर थोड़े दिनों के बाद उसमें से तितली बाहर निकलती है और वो तितली बहुत ही खूबसूरत होती है। इल्ली के मुकाबले उस तितली को लोग चाहते हैं, देखना चाहते हैं, हाथ पर लेना चाहते हैं, उनके रंगों की सराहना करते हैं। ठीक उसी तरह मोर में बदलाव हो रहा था, मोर और मोरनी में। मोर के सिर की कलगी और सघन, ऊंची तथा चमकीली हो गई। उसके सिर पर जो कलगी थी वह ज़्यादा घनी हो गई, ऊंची हो गई और उसमें एक नई चमक आ गई। चोंच अधिक बंकीम, बंकीम यानी बांकदार, थोड़ी सी टेढ़ी जैसी, और पैनी हो गई, शार्प, धार वाली। गोल आंखों में इंद्रनील की नीला द्युति झलकने लगी। लंबी नील हरित, अभी जो हम लोग मोरपंखी रंग कहते हैं, पिकॉक ग्रीन, तो यहाँ भी नील और हरित, नीला और हरा जो मिक्स रंग है, उसी तरह की उसकी ग्रीवा यानी गर्दन होने लगी कि हर भंगिमा में, मुद्रा में धूप छाही तरंगे उठने लगी। अलग अलग रंगों की बौछार उसमें होने लगी, कभी अलग तो कभी अलग। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूँछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। उद्दीप्त होना, उजागर होना, बहुत ही सुंदर रंग उसमें दिखाई देने लगे। रंग रहित पैरों को, रंग रहित यानी जिसमें रंग नहीं, मोर के पैर सादे, उसका कोई रंग नहीं होता, लेकिन पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। गर्वीली यानी गौरवपूर्ण, गति तेजी, तो उसको इस तरह से उसके पैर गौरव वाले हो गए क्योंकि उसमें एक गति आ गई। बच्चे जब थे, मोर और मोरनी जब छोटे थे, तो उस तरह का अनुभव लेखिका को नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वे बढ़ते गए, उनमें एक तरह का गति का गौरव उन कदमों को प्राप्त हुआ, उनके पैरों को प्राप्त हुआ। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना, गर्दन को टेढ़ी करके वो आवाज़ सुनते थे, आदि क्रियाओं में जो सुकुमार था, बहुत सुंदर था और सुंदर सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। लेखिका कहती है कि इन सारी क्रियाओं में जो सुकुमारता थी, जो सुंदरता थी, उसे बता नहीं सकते, उसे लिखा नहीं जा सकता, उसको अनुभव करना ही ठीक है। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ। जैसे कि हम जानते हैं, प्राणी जगत में नर ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और नारी जो यानी मादा वो खूबसूरत नहीं होती। तो यहाँ मोर अपनी सुंदरता से मादा को, मोरनी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो मोरनी जो थी वह मोर जितनी खूबसूरत नहीं थी, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की रेखा, मंथर गति, धीरे धीरे, मंथर यानी धीरे, आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। जिस तरह मोर सुंदर था, मोरनी भी उतनी सुंदर नहीं थी पर कम नहीं थी, वह भी थोड़ी सी बहुत यहाँ वहाँ उसके साथ साथ घूमती, हमेशा उसके भी पंख ठीक ठीक
ठीक ठाक ही सही, लेकिन सुंदर ही कहे जा सकते हैं। इस तरह से लेखिका कहती है कि दोनों पक्षी अपने आप में एक जोड़ी कहलाई जा सकती है। अब उन्होंने उन पक्षियों का नाम रखना ठीक समझा। नीलाभ ग्रीवा के कारण, जो गर्दन उनकी थी नीले रंग की थी, किसकी? मोर की, तो उसका नाम रखा गया नीलकंठ। जिसकी गर्दन नीली है तो उसका नाम रखा गया नीलकंठ। और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। तो नीलकंठ के साथ इर्द गिर्द रहने वाली सदा हमेशा, तो उसका नाम राधा पड़ा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। धीरे धीरे नीलकंठ ने उस सारे चिड़ियाघर पर अपना हुक्म जमा लिया, अपना कंट्रोल कर लिया, और सारे पक्षियों के सुरक्षा की चिंता मानो उसे ही थी। लेखिका कहती है कि चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का मानो वो सेनापति बन गया। सिर्फ सेनापति नहीं, और संरक्षक जो सुरक्षा करता हो। सवेरे ही, अब किस तरह की दिनचर्या उनकी होती थी? सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है। तो सुबह सुबह जब सबको दाना दिया जाता था, सभी पंछियों को वो अपने साथ इकट्ठा कर एक साथ उस तरफ ले जाता था और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। किसी ने कुछ गड़बड़ी की, कोई कतार में नहीं है, कोई यहाँ वहाँ भटक रहा है, कोई पीछे छूट गया, ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं था नीलकंठ को। तो अगर किसी ने ऐसी हरकत की तो वह अपने चोंच से उसे दंड देने के लिए दौड़ पड़ता। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे आर्द्र क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोट से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार हो जाता था। कर्णवेद यानी जो हम कान में छेद करते हैं उसे कर्णवेद कहा जाता है। और लड़कियां, अब आजकल लड़के भी करते हैं, बाली पहनने के लिए कान में इस तरह से कर्णवेद करती है। तो यहाँ खरगोश के जो छोटे बच्चे थे उनको नीलकंठ ऐसे उठाता कि कभी कभी उनके कानों को छेद हो जाता। इसीलिए लेखिका कहती है कि जब तक उनको पूरी तरह सबक नहीं मिलता खरगोश के छोटे बच्चों को, तब तक वो उसे हवा में लटकाए रखता, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। इस तरह से उसे एक सबक मिल जाता। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआछुओवल सा खेल खेलते रहते। सब एक दूसरे को पकड़ा पकड़ी जैसे बोलते हैं वैसे खेल खेलते रहते हैं। तो ये इतनी अच्छी दिनचर्या उनकी चल रही थी। फिर एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। एक छोटा सा खरगोश का बच्चा, वह अपनी जान बचाकर भाग न सका और वह उसे देखकर सांप ने उसे पकड़ लिया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। खरगोश का बच्चा आवाज़ कर रहा था, अपने सुरक्षा के लिए किसी को पुकार रहा था। सांप ने उसे पकड़ लिया था। अब क्या करे, किसी को उसकी आवाज़ सुनाई दे इतनी भी तेज नहीं थी। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी। लेखिका कहती है कि नीलकंठ ने उस आवाज़ को सुन लिया। वो तो सो रहा था झूले में, लेकिन दूर से उस चींची के आवाज़ को उसने सुन लिया और अपना एक दोस्त खतरे में है, उसकी सुरक्षा करना मेरा फ़र्ज़ है, ऐसा सोचकर वह नीचे उतरा और वह पूँछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोट मारने से
खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। इस तरह खरगोश को चोट ना पहुंचे इसलिए उसने सांप के फन पर चोंच नहीं मारी, और वह इतना चतुर था, बुद्धिमान था कि उसने सांप के फन को पंजों में दबाया और फिर चोंच से प्रहार किए, और इसके कारण सांप अधमरा हो गया और खरगोश का बच्चा उसके मुंह से पकड़ ढीली होते ही निकल गया, परंतु निचेष्ट सा वही पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी। नीलकंठ के साथ जो मोरनी थी उसका नाम था राधा। नीलकंठ ने ये काम कर दिया था, सांप को मारने का काम और खरगोश के बच्चे को सांप के मुंह से छुड़वाने का काम अकेले नीलकंठ ने किया। राधा ने कोई मदद नहीं की और उसे आवश्यकता भी नहीं लगी, परंतु अपनी मंद केका से, मोर की जो ध्वनि होती है उसे केका कहा जाता है, किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रकाशित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया। तो सांप को उसने तो मार दिया था, 2 टुकड़ों में उसको खंडित कर दिया, और वो जो खरगोश का बच्चा था उसके पास जाकर रात भर उसे पंखों के नीचे रखा और उसे गर्मी देता रहा, उष्णता देता रहा। अब लेखिका कहती है, कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। हम देखते हैं कि गणपति जी के भाई है कार्तिकेय, उनका वाहन मोर है, तो कार्तिकेय ने मोर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप, उसका स्वभाव देखकर हमें समझ में आ जाता है। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। मतलब बाकी के जो पक्षी है अपने आहार के लिए किसी भी जानवर को मार खाते हैं, ऐसा वो नहीं है। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। सबको अपने आहार के लिए किसी न किसी प्राणी को मारकर खाना होता है, लेकिन मोर जो है एक बड़ा विशाल पक्षी होने के बावजूद इस तरह की हरकतें नहीं करता, इसीलिए उसे लेखिका कहती है कि बाज और चील की कतार में या उसकी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मानवीकरण इंसानों के साथ साथ रहने के कारण एक बहुत अच्छा स्वभाव, मिलनसार वृत्ति, एक दूसरे को मदद करने की भावना, ये सब उसमें अच्छी तरह से आ गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजाद लय ताल रहता था। मेघ की सांवली छाया में जब बारिश शुरू होने को होती है तो मेघ, काले बादल आकाश में छा जाते हैं। आकाश में काले बादलों के छाते ही मोर खुश होकर अपने पंखों को गोल बनाकर नाचता, और उस नृत्य में एक सहज की लय और ताल रहती थी। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। उसे पता था किस तरह से सुंदरता से नृत्य करना है, और अपनी खुशी के लिए वह इस तरह का नृत्य करता जिसे देखकर देखने वाले भी मोहित हो उठते। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था, एक ताल। वह नृत्यमग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। मोर और मोरनी एक दूसरे के पूरक होते हैं। नीलकंठ और राधा एक दूसरे के साथी थे। नीलकंठ के सुंदर पंख थे और वह नाचता। मोरनी के पंख इतने नहीं होते। राधा माना कि बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन उसके नृत्य में भी एक तरह का ताल रहता था। तो किस तरह का नृत्य वो करती थी कि नीलकंठ जब नृत्य करता तो वो दाहिनी ओर के पंख को छूकर बाएं निकल जाती और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर, और इस प्रकार परिक्रमा यानी किसी के इर्द गिर्द घूमना, उसमें भी एक ताल बना रहता। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य
मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता। परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। लेखिका कहती है कि नीलकंठ को पता नहीं कैसे मन मालूम हुआ कि उसका नाच करना लेखिका को अच्छा लगता है। तो जैसे ही एक दिन वो चिड़ियाघर के पास पहुंची, उसके जाली घर के पास पहुंची, मोर अपने झूले से उतरकर नीचे आया और अपने पंखों को तानकर नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो गया। और तब से हमेशा लेखिका के आते ही वह इसी तरह का नृत्य करता रहा। प्रायः मतलब ज़्यादातर मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। वो कहती है कि लेखिका अकेली नहीं होती, कभी कभार उनके साथ देशी अथवा विदेशी कोई फॉरेनर महिला होती। और क्योंकि नीलकंठ हमेशा इसी तरह का नृत्य करके लेखिका का मन लुभा लेता था, जब कोई विदेशी महिला उसे देखती तो वो समझती कि ये तो मेरा स्वागत करने का एक नया तरीका है। और इस तरह का सम्मान देखकर वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन कि किस तरह का इंसान होना चाहिए, परफेक्ट, एकदम ठीक ठाक, और नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन कह दिया। जिस नुकीली पैनी चोट से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। लेखिका कहती है कि नीलकंठ की चोंच तेज पैनी थी, नुकीली थी, तो उस चोंच से वो विषधर यानी सांप को मारकर टुकड़े टुकड़े कर देता था। पर उसी चोंच से लेखिका के हाथ में रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से खाता कि उसे कोई चोट न पहुँचे। तो वो देखकर हंसी भी आती और आश्चर्य भी होता। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। उसे फलों के पेड़ ज़्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन लेखिका के आंगन में जो फूलों के और बहुत सारे घने पत्तों के वृक्ष थे, वो उन्हें नीलकंठ को ज़्यादा अच्छे लगते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजीरियों से लद जाते थे, वसंत ऋतु में आम के वृक्ष पर बौर आता है और अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता है। अशोक के सारे पत्ते गिरते रहते हैं और नए पत्ते आते हैं और वो नए पत्ते लाल रंग के होते हैं। तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। लेखिका कहती है कि क्योंकि उसे फलों के वृक्ष उतने पसंद नहीं थे जितने फूलों वाले और पल्लव यानी पत्तों वाले वृक्ष पसंद थे। तो ऐसे सघन वृक्षों को देखते ही वह जाली घर से बाहर आने के लिए मचल जाता। पाठ 15। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। जैसे कि हम जानते हैं, मोर वर्षा ऋतु में पंख फैलाकर झूम झूम कर नृत्य करता है। उसी प्रकार नीलकंठ और राधा को भी वर्षा ऋतु सबसे ज़्यादा पसंद थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। लेखिका कहती है कि सावन में बादलों के घिराने पर अब वर्षा होगी, इसका उन्हें पहले से ही अंदाजा होता है। हवा में जो भाप होती है उसकी आहट उन्हें पहले से लग जाती है। तब धीरे धीरे वो केका करने लगते हैं। केका यानी मोर की गूंज। मोर आवाज़ करते 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 अपनी आवाज़ को इस तरह से बढ़ाते हैं कि मानो, लेखिका कहती है कि बादलों को उतरने के लिए उन्होंने सीढ़ी बना ली हो। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता है और फिर मेघ जितना अधिक
गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। लेखिका कहती है, जिस तरह तीव्रता से वह केका करता, उसी तरह जैसे 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 बादल बरसते, मेघ गरजते, बिजली चमकती और बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र हो जाती, नीलकंठ का नृत्य भी उतना ही बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर भी मंद्र से मंद्रतर हो जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पंख पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाले बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। दोनों एक दूसरे की मदद करते। बारिश में वो नृत्य करते और जैसे ही बारिश खत्म होती, अपने पंखों को वो सुखा देता। किस तरह सुखाता? तो एक पैर को फैलाकर उस पर एक पंख को फैला देता और दूसरी तरफ भी इसी तरह करता। और कभी कभी एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली पानी की बूंदों को वह पी लेते ताकि पंख सूख जाए। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। लेखिका कहती है कि इस तरह से बहुत ही सुंदर आनंद का उत्सव यानी आनंदोत्सव चल रहा था। सभी पशु पक्षी प्राणी खुश थे, पर एक दिन ऐसी घटना हुई जिसमें ये करुण एक स्वर बेमेल हो गया, मेल नहीं खाने वाला। तो बड़े मियाँ की भाषण मेल माफ़ करना, एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। बड़े मियाँ, वो पशु पक्षी वाले, इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। बड़े मियाँ दाढ़ी वाले थे और उन्होंने ऐनक को डोरी से बांध रखा था। लेखिका ने पहले से सोचा था कि अब मेरे पास बहुत सारे पशु पक्षी हैं, अब मैं इसे नहीं, किसी पशु पक्षी प्राणी को नहीं पालूंगी। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी, उसे अनदेखा करना कठिन था। लेखिका महादेवी वर्मा जी बहुत ही दयावान थी। जैसे कि पहले बताया, पशु पक्षियों से उन्हें खास लगाव था। तो मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मुंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। मुंज एक तरह का पेड़ का धागा है, छिलका है, जिससे डोरी का उपयोग लिया जा सकता है। तो मुंज से उस मोरनी के पंखों को इस तरह से बांध रखा था जिसके कारण वह खड़ी नहीं हो सकती थी और दोनों पंजों की उंगलियां टूट गई थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ीमार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? यदि आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। अब ये मोरनी का हाल कैसे है? अधमरी, वो इतनी सुंदर भी नहीं है और मोरनी है, तो इसे मैं ले जाने के लिए कैसे कहूँ। लेकिन लेखिका उसको अनदेखा नहीं कर सकी और मजबूरी में ही सही और उस मोरनी के प्रति प्यार को देखकर ही सही उन्होंने उसे खरीद लिया। सारांश यह कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। शुरुआत में वह अपने पढ़ने लिखने के कमरे में मोरनी को छोड़ती थी। इसी तरह अब ये नई मोरनी आई थी, उसे भी वहीं पर रखा गया। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह 1 महीने भर में अच्छी हो गई। उसकी तबीयत ठीक हो गई। उसके पैरों की उंगलियां थोड़ी टेढ़ी रही, पर वह चलने लायक हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जालीघर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। जैसे हम जानते हैं, कृष्ण ने कुब्जा एक ऐसी औरत थी जो दिखने में बदसूरत थी। वह कुब्जा बनने से पहले एक खूबसूरत राजकन्या थी, लेकिन किसी के शाप के कारण वह इस तरह से विद्रुप कर दी गई थी। तो कृष्ण ने ही उसको मुक्ति दिलाई। यहाँ लेखिका कहती है कि नाम कुब्जा रखा क्योंकि उसके पैर टेढ़े मेढ़े थे, चल नहीं सकती थी।
तो उसका स्वभाव भी बिल्कुल कुब्जा ही की तरह था। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। इस तरह से राधा का नीलकंठ के साथ रहना कुब्जा को पसंद नहीं था। वह उसके प्रति आकर्षित हो गई थी और राधा और नीलकंठ को दूर करना चाहती थी। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। तो इस तरह से चिड़ियाघर जो था, जाली घर था लेखिका का, उसमें बहुत बुरी अवस्था आ गई थी। पहले नीलकंठ सबका सेनापति बनकर सबकी रक्षा करता, सबके साथ दोस्ती, सबके साथ हिलना मिलना उसका था। पर अब कुब्जा के आते ही वह और किसी को नीलकंठ के पास आने नहीं देती। इस बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को धकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। इस तरह राधा के अंडों को भी उसने फोड़ दिया। इस कलह कोलाहल से और भी उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कुब्जा राधा को नीलकंठ के पास आने नहीं देती थी। इससे नीलकंठ दुखी होता। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। लेखिका कहती है, जब उसे पता चला नीलकंठ के बारे में तो आम के पेड़ों से उसे नीचे उतारना पड़ा और खिलाना पड़ा। एक बार मेरी खिड़की की शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। पहले जैसा प्रेम, पहले जैसी उत्सुकता, आतुरता, उत्साह उनमें नहीं रहा। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। लेखिका कहती है कि इतना अनुभव नहीं था कि किस तरह से अगर नई मोरनी आती है और इस तरह का हाल होता है तो उसे किस तरह से दूर करना है, इस समस्या का समाधान कैसे करना है। तो लेखिका ने समझा कि थोड़े दिन के लिए ऐसा होता होगा, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। लेखिका को पता चल गया कि वह अब जीवित नहीं है। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। लेखिका कहती है, शायद मन का दुख उसे मृत्यु की ओर ले गया। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जहाँ 2 नदियाँ मिलती है उसे संगम कहते हैं। तो गंगा यमुना का मिलन जहाँ होता है वहाँ लेखिका उसे ले गई। जब गंगा की बीज धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसे के पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। उसको जब गंगा की धार में प्रवाहित किया तो उसके पंखों पर जो रंग बिरंगी इंद्रधनुषी रंग थे उसके कारण लेखिका कहती है कि गंगा का पाट भी एक विशाल मयूर के समान प्रफुल्लित हो उठा, तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भाग कर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। कई बार नीलकंठ इधर उधर छुप कर बैठता और फिर लौट कर आता, तो शायद राधा को लगता कि इस बार भी नीलकंठ लौट आएगा। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली सामने पड़ गई। कजली लेखिका के अल्सेशियन कुत्ते का नाम था और स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोट से प्रहार किया। कुब्जा का स्वभाव अच्छा नहीं था, वो किसी से मिलनसार नहीं थी। नीलकंठ को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ सब पेड़ों पर वो ढूंढती रहती और एक बार जब वो शाखाओं से नीचे उतरी,
आम के। तब कजली सामने आई और उसने कजली पर चोट से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। लेखिका कहती है, नीलकंठ, राधा और कुब्जा एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे को दूर करने के लिए जो द्वेष कुब्जा में था और किस तरह से दूसरे प्राणियों को अपने साथ हिल मिल कर ले जाने का स्वभाव नीलकंठ का था। किसी का स्वागत करना, नृत्य करके, ये जो सारी चीज़ें हैं उसको लेखिका ने भली भांति जान लिया। वो कहती है, इन तीनों पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति यानी स्वभाव, अभी यहाँ तो कि विभिन्नता, हर एक में अपनी खासियत होती है, उसका जो परिचय मुझे हुआ वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में अकेली नहीं, उसके साथ और कोई होगा। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाली पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। राधा किसी की प्रतीक्षा में है। आषाढ़ में जब आकाश में काले मेघ छा जाते हैं तब फिर वो अशोक की डाली पर जाकर, कभी ऊंचे झूले पर जाकर, कभी ऊंचे झूले पर बैठकर अपनी केका को तीव्रतर करके मानो नीलकंठ को वापस बुला रही हो। इस तरह का माहौल लेखिका के जाली घर में बनता। धन्यवाद। प्रश्न अभ्यास निबंध से पहला प्रश्न है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? मोर और मोरनी के नाम लेखिका महादेवी वर्मा जी ने नीलकंठ और राधा रखे। मोर की गर्दन नीले रंग की थी, जिसके कारण उसका नाम नीलकंठ पड़ा। मोरनी हमेशा उसके साथ साथ घूमती रहती। दोनों एक दूसरे से ऐसा प्रेम करते मानो श्याम के साथ राधा। इसी से मोरनी का नाम राधा रख दिया गया। दूसरा सवाल, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? लेखिका ने कई पशु पक्षी पाल रखे थे। मोर और मोरनी के आगमन बाकी पशु पक्षियों के लिए कौतूहल की बात थी। नववधू के आगमन पर परिवार में जिस प्रकार स्वागत होता है वैसा ही माहौल था। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागिनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। छोटे ऊन की गेंद जैसे खरगोश चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका निरीक्षण करने लगे। उस दिन लेखिका के चिड़ियाघर में मानो भूचाल सा आ गया। तीसरा सवाल, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? लेखिका को नीलकंठ से खास लगाव था। देखने में वह सुंदर था ही, साथ में उसकी हर चेष्टा अपने आप में आकर्षक थी। मेघों की गर्जन ताल पर वह पंखों को मंडलाकार बनाकर नृत्य करता। लेखिका को यह बहुत पसंद था। लेखिका के हाथों से हौले हौले चने उठाकर खाते समय उसकी चेष्टाएं हंसी और आश्चर्य उत्पन्न करती थी। चौथा सवाल, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कुब्जा मोरनी के आने से बज उठा। लेखिका ने नखास कोने से एक घायल मोरनी खरीदी। उसका नाम कुब्जा रखा गया। कुब्जा की देखभाल करने से कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो गई। वह स्वभाव से मेल मिलाप वाली बिल्कुल न थी। ईर्ष्यालु होने के कारण वह नीलकंठ और राधा को साथ साथ देख न पाती। कई बार राधा के साथ उसकी लड़ाई हो जाती। वह स्वयं नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। उसने तो राधा के अंडे भी तोड़ दिए। इसी के कारण राधा की दूरी ने नीलकंठ दुखी हुआ और उसकी मौत हो गई। पांचवा सवाल, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीघर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? नीलकंठ पर्यावरण प्रेमी मोर था। जालीघर में रहना उसे वैसे भी पसंद न था। उसे फलों के वृक्ष की अपेक्षा फूलों के
और पत्तों से भरे सघन वृक्ष पसंद थे। वसंत में आम के वृक्ष बौर से भर जाते अथवा अशोक वृक्ष लाल पत्तों से ढक जाता तो नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय हो जाता। छठा सवाल, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? जवाब, जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे से मित्रतापूर्ण व्यवहार करते। कबूतर, तोता, खरगोश, मोर, मोरनी सभी मिलजुल कर रहते। कुब्जा जब आई तब शुरू से ही वह सबसे हिलमिल न पाई। उसका स्वभाव ईर्ष्यालु था। वह हरदम सबसे झगड़ती। नीलकंठ पर अपना हक मानकर बाकी पशु पक्षियों को नीलकंठ के पास जाने से रोकती या नोच डालती। उसने राधा के अंडे तक तोड़ दिए। इसी कारण वह किसी का मित्र न बन सकी और सभी से उसकी दूरी बनी रही। सातवां सवाल, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चों को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एक बार एक सांप जाली के चिड़ियाघर में पहुंच गया। सभी जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, परंतु एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के लिए सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा बाहर था। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि किसी को सुनाई देना असंभव था। नीलकंठ उसकी व्यथा जानकर पूंछ पंख समेटकर झूले पर से झपट्टे से नीचे आ गया। उसने समझ लिया कि चोट मारने से सांप के साथ खरगोश घायल हो जाएगा। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया, फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि सांप अधमरा हो गया। पकड़ ढीली होते ही खरगोश उसके मुख से निकल गया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। इस घटना से नीलकंठ के स्वभाव की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती है। 1. वह सजग और सतर्क था। झूले पर से भी उसने खरगोश के बच्चे की मंद पुकार सुनी और वह उसे बचाने नीचे झपट्टे से उतरा। वह साहसी था। अकेले ही उसने सांप से खरगोश के बच्चे को बचाकर अपनी वीरता का परिचय दिया। 3. वह बुद्धिमान था। सांप को मारने हेतु उसने अपनी बुद्धि का भी परिचय दिया। खरगोश को चोट न पहुंचे इस तरह उसने सांप को मार दिया। 4. वह दयालु था। खरगोश के बच्चे को रात भर अपने पंखों में छिपाकर उसे ऊष्मा देता रहा। यह पाठ रेखाचित्र है। निबंध से आगे रेखाचित्र की क्या क्या विशेषताएं होती है जानकारी प्राप्त कीजिए और एक लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखाचित्र को पढ़िए। रेखाचित्र एक सीधी कहानी न होकर जीवन के कुछ मुख्य अंश प्रस्तुत करती है। इसमें कई घटनाओं, छोटी बड़ी घटनाओं का समाधान होता है। इसमें बनावटीपन थोड़ा भी नहीं होता, अत्यंत स्वाभाविक और सरलता होती है। महादेवी जी के कई रेखाचित्र प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नीलकंठ की ही तरह प्राणी और पक्षियों पर कई रेखाचित्र लिखे हैं, जैसे कि गिल्लू जो गिलहरी पर आधारित है, गौरा जो गाय ऊपर है, सोना जो हिरनी के ऊपर लिखा गया है। फिर अनुमान और कल्पना। निबंध में आपने ये पंक्तियां पढ़ी है। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीज धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। इन पंक्तियों में एक भावचित्र है। इसके आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए कि मोर पंख की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या क्या समानताएं लेखिका ने देखी होगी, जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर पंख के समान तरंगित हो उठा। जब गंगा के बीज धार में नीलकंठ को प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। गंगा यमुना के श्वेत श्याम जल का मिलन प्रातःकाल के सूर्य की किरणों से जब सतरंगी दिखाई देता है तो दूर दूर तक किसी मयूर के नृत्य का दृश्य प्रस्तुत करता है, जो अत्यंत लुभावना और मनमोहक होता है। गंगा की लहरें जब हिलती है तब मोर के पंखों की थिरकन का आभास होता है। नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्दचित्र प्रस्तुत करें।
मेघों के घिरते ही नीलकंठ के पांव थिरकने लगते हैं। जैसे जैसे वर्षा तीव्र से तीव्रतर होती है, उसके पांव में शक्ति आ जाती और नृत्य तेजी से होने लगता, जो अत्यंत मनोहारी होता। नीलकंठ के फैले पंख को देखकर इंद्रधनुष का सदृश साकार हो उठता। भाषा की बात। रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाओ। गंध, रंग, फल और ज्ञान। तो गंध से सुगंध, दुर्गंध, गंधक। रंग से बेरंग, रंग रोगन, रंगहीन। फल से सफल, कुफल, असफल, फलदार। ज्ञान से विज्ञान, अज्ञान और ज्ञानी। दूसरा है विस्मयाभिभूत। शब्द विस्मय और अभिभूत दो शब्दों के योग से बना है। इसमें विस्मय के य के साथ अभिभूत के अ के मिलने से या हो गया है। अ आदि वर्ण है। ये सभी वर्ण ध्वनियों में प्राप्त है। व्यंजन वर्णों में इसके योग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे क आधा प्लस अ इज इक्वल टू क इत्यादि। अ की मात्रा के चिन्ह काना से आप परिचित है। अ की भांति किसी शब्द में आ के भी जुड़ने से आकार की ही मात्रा लगती है, जैसे मंडल प्लस आकार, मंडलाकार। मंडल और आकार की संधि करने पर मंडलाकार शब्द बनता है, संधि यानी जोड़ना। और मंडलाकार शब्द का विग्रह करने पर यानी तोड़ने पर मंडल और आकार दोनों अलग हो जाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के संधि और विग्रह कीजिए। तो संधि करने के लिए दो शब्द दिए हैं, नील अधिक आभ, तो शब्द बनता है नीलाभ। नव प्लस आगंतुक, नवांगतुक। सिंहासन विग्रह करना है, सिंह प्लस आसन। मेघाच्छन्न, मेघ अधिक आच्छन्न। धन्यवाद।